कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा ईगो क्लैश कैसे एक पूरे शहर को हिला देने वाली साजिश में बदल सकता है? दिल्ली का कार ब्लास्ट केस बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है। एक कहानी जिसमें हर मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा हैरान करने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से, जहां एक लड़का उमर नबी खुद को बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी समझने लगा। उसका सपना छोटा नहीं था। वो सिर्फ एक और टेररिस्ट नहीं बनना चाहता था, वो एक सिंबल बनना चाहता था। उमर का दिमाग आइडियोलॉजी से ज्यादा पावर में उलझा हुआ था। फिर एक दिन नए कनेक्शंस के चक्कर में उमर फरीदाबाद आ पहुंचता है। यहां उसकी मुलाकात होती है एक ग्रुप से जिसे एजेंसीज फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के नाम से जानती हैं। इस मॉड्यूल में सब अलकायदा की थॉट फॉलो करते थे, लेकिन उमर बिल्कुल अलग था। वो आईएसआईएस और जैश ए मोहम्मद की सोच में विश्वास करता था। यहीं से कहानी में पहला दरार पड़ता है। मॉड्यूल का एक और लड़का था आदिल, जिसे सब लोग अमीर यानी लीडर के रूप में देखते थे। आदिल शांत, सोचने समझने वाला, जबकि उमर अग्रेसिव, इंपल्सिव। दोनों की आइडियोलॉजी अलग, ईगो और अलग। और धीरे धीरे ये टकराव एक अंधर की जंग में बदलने लगा। इतना कि जब आदिल की शादी हुई तो उमर ने उस शादी में कदम तक नहीं रखा। एक दोस्ती, एक ग्रुप, एक मिशन, सब ईगो के नीचे दबने लगा। इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, मुजम्मिल। एक ऐसा बंदा जो बिना ज्यादा बोले 6.5 लाख रुपए खर्च करके AK-47 तक ले आता है। और ये AK-47 छुपाई जाती है आदिल के लॉकर में। यानी एक लॉकर जहां कपड़े और किताबें होनी चाहिए थी, वहां एक मशीन गन रखी हुई थी। ऊपर से हर एक टेररिस्ट के अलग अलग हैंडलर्स थे। मुजम्मिल को गाइड करता था मंसूर, उमर को संभालता था हाशिम, और दोनों के ऊपर इब्राहिम नाम का एक शैडो फिगर। ये सब एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़े हुए थे। हर मैसेज, हर प्लान किसी ना किसी हैंडलर की अनुमति से होता था। फरीदाबाद में रहते हुए उमर का ऑब्सेशन बढ़ने लगा। वो इंटरनेट पर बैठे बैठे बॉम्ब बनाने के तरीके पढ़ता रहता। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, डेटोनेटर्स, टाइमिंग सर्किट्स। उसका दिमाग एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया। फिर आती है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आता है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। एजेंसीज को पहले यकीन नहीं हुआ कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर्स, स्टाफ, टीचर्स व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की तरह काम कर रहे होंगे। जब पहली बार लॉकर्स खोले गए तो वहां से किताबें नहीं, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, हार्ड ड्राइव्स, एनक्रिप्टेड डिवाइसेस निकले। और जब ये सब एक्सपोज हुआ तो कई डॉक्टर्स, स्टाफ रातों रात गायब हो गए, जैसे किसी ने उन्हें वार्निंग दे दी हो। धौज और फतेहपुर तागा में सस्पिशियस एक्सप्लोजिव मटेरियल मिलते ही पूरा नैरेटिव पलट गया। पता चला कि बॉम्ब बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो फरीदाबाद, नूह और आसपास के इलाकों से खरीदे गए थे। पुलिस फर्टिलाइजर शॉप्स तक पहुंच गई, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जमीन को नहीं, यहां दिमाग को उड़ाने में यूज होने वाला था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं, ये कहानी है ईगो, पावर, आइडियोलॉजी और बिट्रेल की। एक ऐसे नेटवर्क की जिसमें हर पर्सन अपनी कहानी लिख रहा था। उमर पावर का भूखा, आदिल लीडर बनने का सपना, मुजम्मिल साइलेंट एग्जीक्यूटर, और उनके हैंडलर्स जो दूर से स्ट्रिंग्स खींच रहे थे। दिल्ली कार ब्लास्ट केस सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि किस तरह बड़ी साजिशें छोटे छोटे शहरों की खामोशी में पलती हैं। अगर आपको ये कहानी स्टाइल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप इस पूरी कहानी के हर नए ट्विस्ट से अपडेट रहें। अगली कहानी में मिलते हैं। जय हिंद।